हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड क्लास 11 के यूनिट थर्ड के सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। और इसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले सेल का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर में। ये पूरी यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर 10 सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देखेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी निर्भर करता है कि इस तरह की वीडियो हम और बना के ला सकें और आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे और लोग जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी स्टडी में भी हेल्प हो। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूर देखिए ताकि आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे पहले के जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इस चैप्टर में उनका भी कुछ ना कुछ यूज़ होना है। और जब आप ये सारे चैप्टर कर लेंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा, ये जो है ऐसा लगेगा जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो आपके मॉक टेस्ट में आपकी काफ़ी हेल्प होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए ये चैप्टर ज़रूर आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स वगैरह हम बना रहे हैं इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि क्या हो कि आपको कॉन्फिडेंस आपका जो है बना रहे और आप अच्छे से हर एक मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकें। और इसके सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे जी.एन. रामाचंद्रन के बारे में। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं जी.एन. रामाचंद्रन। इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जी.एन. रामाचंद्रन जो है 1922 और 2001 इनका ये लाइफ स्पैन पूरा दिया, लाइफ टाइम दिया हुआ है इनका। इनके बर्थ 1922 में हुई थी और 2001 में इनकी डेथ हुई थी। ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नीट के अक्सर अलग अलग यूनिट में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है और उन साइंटिस्ट के डिस्कवरी वगैरह भी एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती हैं कि इस चीज़ की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की या इस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी.एन. रामाचंद्रन। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट हैं। और फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, इन्होंने बताया था। प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इस फील्ड में इन्होंने जो है अपनी डिस्कवरी की, रामाचंद्रन ने। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि प्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। और फाउंडर भी हैं मद्रास स्कूल के, ठीक है, यानी चेन्नई जिसका नाम पड़ गया, पहले मद्रास हुआ करता था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले, फिर उसका नाम चेन्नई पड़ा। तो चेन्नई के जो है एक स्कूल के ये फाउंडर भी रहे हैं। और बायो पॉलीमर के कन्फर्मेशनल एनालिसिस की है। बायो पॉलीमर्स के जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग कन्फर्मेशन बोलते हैं, तो उसकी एनालिसिस भी इन्होंने की है, ठीक, जी.एन. रामाचंद्रन ने। और इनकी जो डिस्कवरी है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है, ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन ये पब्लिश हुई थी 1954 में। ठीक है, ये कब पब्लिश हुई है? 1954 में पब्लिश हुई है। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ऊपर करके बात दिखा देते हैं ये फ़ोटो। तो इनकी जो स्टडी है ना, इसके बारे में, ठीक है, इन्होंने बताया था प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इस फील्ड में इन्होंने 1954 में ये पब्लिश हुई नेचर में। नेचर ये आर्टिकल है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ हिज अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन टू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। और इनका जो भी एनालिसिस था वो रामाचंद्रन प्लॉट में इन्होंने, ठीक है, इसका जो है स्ट्रक्चर वगैरह बताया था, कंफर्मेशन वगैरह। ये सब बड़ी क्लास में डिटेल से रहता है, रामाचंद्रन प्लॉट वगैरह हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक। और फाउंडर भी रहे हैं। और बायो पॉलीमर के कंफर्मेशनल एनालिसिस की है। बायो पॉलीमर्स के जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग कंफर्मेशन बोलते हैं, तो उसकी एनालिसिस भी इन्होंने की है। इसके अलावा अमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इनका जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन भी रहा है। ये पब्लिश हुई थी 1954 में, ठीक है, ये कब पब्लिश हुई है? 1954 में पब्लिश हुई है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन भी है। 8 अक्टूबर में, ठीक है, 8 अक्टूबर में इनका जो है 8 अक्टूबर 1922 में इनकी बर्थ हुई है। और स्मॉल टाउन के हैं ये, ठीक है, स्मॉल टाउन के थे, नॉट फार फ्रॉम कोचीन ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया। और कोचीन के पास के इंडिया में साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो है, ठीक है, इंडिया में साउथ वेस्टर्न कोस्ट यानी महाराष्ट्र पुणे वाला जो साइड पड़ता है, तो उसमें कोचीन के पास के ये थे, ठीक है, वहाँ पे इनका छोटा सा टाउन था। 1922 8 अक्टूबर में इनकी बर्थ हुई थी।
हिज फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, इनके पिताजी जो थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और लोकल कॉलेज में, एंड दस हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन शेपिंग रामचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो इनका मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, ठीक है। इसके अलावा तो वहीं पे लोकल कॉलेज में इनके फादर जो थे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स में जो है रुझान था और उसमें इंटरेस्ट था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर्स, ठीक है, जब इन्होंने अपने स्कूलिंग कंप्लीट की तो रामचंद्र ने ग्रेजुएशन जब किया 1942 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया ये इनकी पूरी एजुकेशन वगैरह की डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि किस तरह से इनकी एजुकेशन हुई। और स्मॉल टाउन के हैं ये, ठीक है, स्मॉल टाउन के थे। इसके बाद है टॉप रैंकिंग स्टूडेंट द बीएससी ऑनर्स, ठीक है, बीएससी ऑनर्स में टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, के फॉर्म में भी ये रहे हैं। इंडिया में साउथ वेस्टर्न कोस्ट यानी महाराष्ट्र पुणे वाला जो साइड पड़ता है, तो उसमें कोचीन के पास फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कोर्स में मद्रास की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स, यानी इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ठीक, मद्रास की एक यूनिवर्सिटी से। और फिर इनको पीएचडी कैम्ब्रिज में पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। तो इनको कैम्ब्रिज में पीएचडी की अपॉर्चुनिटी भी मिली 1949 में। कैम्ब्रिज इंग्लैंड वगैरह साइड ये सब यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ना, तो वहाँ पे इनको जो है अपॉर्चुनिटी मिली क्या करने की, स्टडी करने की, पीएचडी करने की। कैम्ब्रिज में इन्होंने रामचंद्र जो है लाइनस पॉलिंग से मिले, ठीक है, और उनकी पब्लिकेशन वगैरह इन्होंने उसके इस पे स्टडी की, पब्लिकेशन वगैरह स्टडी की, जो भी इनकी पब्लिकेशन थी। पूरे एजुकेशन वगैरह की डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि किस तरह की एजुकेशन हुई। और इसके बाद मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर, ये भी इन्होंने बताया, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया मॉडल दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है। तो ये कोलेजन का स्ट्रक्चर जो इससे इन्होंने डिस्क्राइब किया, तो ये इनका मेन जो इनका था, ठीक है, क्या था कि लाइनस पॉलिंग जो थे, ठीक है, इनकी जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर पे जो इनकी पब्लिकेशन थी ना, तो वो जो थी इन्होंने स्टडी की, रामचंद्रन जी ने उनसे मिले लाइनस पॉलिंग से और इसकी स्टडी वगैरह इन्होंने देखी, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के से रिलेटेड। तो इन्होंने जो है कोलेजन के स्ट्रक्चर पे फिर स्टडी की और उसके स्ट्रक्चर को इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो इनकी स्टडी जो है कोलेजन स्ट्रक्चर पे भी है, ठीक है। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 ऑन अप्रैल 7, 2001, ठीक है। 78 की जब एज थी इनकी, 78 साल की उम्र थी, ठीक है। 7 अप्रैल 2001 में इनकी डेथ हो गई, ठीक। तो इस तरह से ये पूरा रामचंद्र जी का एक जीएन रामचंद्रन इनका पूरा एक क्या है बायोग्राफी एक उनकी है, एक लाइफ का जो भी उनका, ठीक है, एजुकेशन थी, जो उनकी बर्थ और डेथ, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है और उनकी स्टडी वगैरह भी यहाँ पे लिखी हुई है। इन्होंने डिस्क्राइब किया, तो ये इनका मेन जो इनका था, ठीक है, क्या था कि तो कहाँ पे इनका सबसे पहले फिर से देख लेते हैं कि जीएन रामचंद्र ने प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन ना उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। मद्रास स्कूल के फाउंडर भी हैं, ये बायोपॉलीमर्स की कन्फर्मेशनल एनालिसिस भी इन्होंने किए। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का था, इन्होंने पब्लिश किया नेचर में 1944 में। आर्टिकल का नाम देखना नेचर, और किस चीज़ का, कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए का अच्छा कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कितने हेलिक्स होते हैं डीएनए में। और इन्होंने जो किया, इन्होंने कोलेजन का, कोलेजन एक प्रोटीन है, प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल 3 हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था, ठीक। और 7 अप्रैल 2001 में इनकी, इसके अलावा रामचंद्रन प्लॉट भी इन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है, बायोलॉजी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। कोचीन के आसपास इनका टाउन था। 8 अक्टूबर 1922 में इनकी बर्थ है, ठीक है। इनके फादर जो तो मैथमेटिक्स से थे, तो इनकी मैथमेटिक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और 1942 में इन्होंने ग्रेजुएशन का बेसिक ऑनर्स फिजिक्स से किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में पीएचडी किया था कैम्ब्रिज से, ठीक है, 1949 में। और कैम्ब्रिज में लाइनस पॉलिंग से मिले, उनके पब्लिकेशन वगैरह से इन्फ्लुएंस्ड हुए, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर ये सब इन्होंने डिस्क्राइब किया। पॉलिंग ने डिस्क्राइब किया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने कोलेजन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। और 78 की एज में यानी 7 अप्रैल 2001 में इनकी डेथ हो गई। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का था, इन्होंने पब्लिश किया नेचर में 1944 में। आर्टिकल का नाम देखना नेचर, और किस चीज़ का, कोलेजन। नेक्स्ट है फिर अब हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और आपने अभी तक
सेशन को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियो है उसकी अपडेट भी टाइम पे मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेगुलर बेसिस हम लोग ये डेली इस तरह के लाइव सेशन लेके आएंगे जिसमें आपको क्लास 11 क्लास 12 के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे और इसके क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो ये चैप्टर जो है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होती है, ठीक है। और आखिर तक आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा जिससे कि आगे जो भी पढ़ाया जाए, जो भी आपको न्यूमेरिक्स वगैरह बताई जाएगी तो उससे आपकी इसको मेमोराइज करने में, इस चैप्टर को इसको याद रखने में काफ़ी हेल्प होगी। तो न्यूमेरिक्स वगैरह या जो भी आगे कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह, तो उसके लिए आप आखिर तक बने रहिए सेशन में। और यहाँ पे सेल के बारे में हम लोग देखेंगे, सेल थ्योरी के बारे में, ओवरव्यू, सेल का ओवरव्यू कि सेल जो है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेल के बारे में अक्सर आपको बताएं हम कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट और रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोलते हैं सेल को, ठीक है। तो ये हर चीज़ की यूनिट होती है सेल जो है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हमें सेल देखने को मिलेगी। सिंगल सेल भी हो सकती है, बहुत सारी सेल भी हो सकती हैं। और जैसे एक बिल्डिंग होती है, एक घर होता है, तो वो ईंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। घर किससे बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है ना। तो उसी तरह से हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी किससे बना है, सेल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी सेल मिलके। और जो सिमिलर टाइप की सेल हैं वो कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू बना रही है, ठीक है। तो सेल्स जो होती हैं इनको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट बोल देते हैं। जिस तरह से कोई बिल्डिंग जो होती है ईंटों से बनी होती है, उस तरह से हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से बनी, सेल से बनी है, ठीक है। सेल में ही सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे घर होता है तो घर में क्या होता है कि अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट। कोई किचन की तरह से वर्क कर रहा है, कोई डाइनिंग रूम बना हुआ है, ठीक है, कोई बेडरूम है, अलग अलग तरह के रूम्स हैं एक ही घर में, ठीक। तो उसी तरह से हमारी जो सेल होती है ना, तो सेल क्या होती है, ये फंक्शनल यूनिट है। इसमें जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन चल रहा है तो उसकी एक यूनिट है, उसमें कोई ना कोई सेल के अंदर काम चल रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी, हम बोल रहे हैं तो भी सेल में कुछ ना कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, कोई चीज़ सोच रहे हैं या कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो उससे क्या, सबसे पहले जो हम लोग की एक्टिविटी हो रही है वो सब कहाँ पे, सेल में हो रही है। तब उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये सब कैसे कर पा रहे हैं, जब सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तब जाके हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी है कहीं ना कहीं सेल से ही रिलेटेड है। जो बॉडी है वो कैसे बनी, सेल से बनी है, ठीक है। सेल में ही सारे फंक्शन। आज बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे हैं, कुछ बात है। अलग अलग रूम्स होते हैं, तो ये सेल का स्ट्रक्चर होता है। और सेल का इसके अलावा फंक्शनल यूनिट होती है और रिप्रोडक्शन की भी, जो रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खासकर स्पर्म और एग बनते हैं, ठीक है। मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में एग। तो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन की यूनिट भी क्या होती है, सेल होती है। तो सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है सेल। तो उससे क्या, सबसे पहले जो हम लोग की एक्टिविटी हो रही है, इसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ये कंपोज होते हैं सेल के, ठीक है। सेल से कंपोज, सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल होंगे कुछ में, और कुछ में तो इनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। जिसमें सिंगल सेल होगी, सिंगल सेल होगी तो यूनिसेलुलर बोलेंगे, और ज़्यादा सेल होंगी तो मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि सिंगल सेल कब बोलते हैं और मल्टी सेलुलर कब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा सेल्स होती है, मैनी सेल्स, तो हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो ये सेल का स्ट्रक्चर होता है। और सेल का इसके अलावा फंक्शनल यूनिट होती है और रिप्रोडक्शन की भी, जो रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खासकर स्पर्म और एग बनते हैं, ठीक है। मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में एग। तो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन की यूनिट भी क्या होती है, सेल होती है, कि सेल के बारे में कुछ बेसिक, सेल क्या होती है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सेल क्या होती है, तो इसके हम लोग देख लेंगे कि सेल क्या होती है। व्हाट इज अ सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनकी होती है और ये एसेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है इनमें क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं और एसेंशियल फंक्शन, लाइफ के जो एसेंशियल फंक्शन है, जरूरी फंक्शन, वो भी परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग बैक्टीरिया देखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं है और इसकी फंक्शन ऑफ लाइफ भी इसमें देखने को मिली, बैक्टीरिया में भी डाइजेशन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, मूवमेंट भी देखने को मिलेगी, हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये क्या एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ भी परफॉर्म कर लेता है और जबकि है क्या सिंगल सेल है, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, हम लोग तो सारे सब कुछ करते ही करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल है वो भी सब चीज़ करने में कैपेबल है, सांस लेने में, डाइजेशन करने में, ठीक है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में, चलने में, मूवमेंट में, ठीक है, हर चीज़ में वो क्या है, कैपेबल है। इसके अलावा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, ठीक है, डिवाइड वगैरह होता है उसमें, डिवीज़न होता है, बाइनरी डिवीज़न, तो रिप्रोडक्शन भी वगैरह भी कर लेता है बैक्टीरिया। तो ये क्या है यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हुए भी वो किस चीज़ में कैपेबल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने में। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनकी होती है और ये एसेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सेल यहाँ पे जो है, सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, सेल को बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो सिंगल सेल से उसकी बॉडी बनी हुई है बैक्टीरिया की और उसी के अंदर सारे फंक्शन भी हो रहे हैं, तो सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर सेल से कम कोई चीज़ होगी, ठीक है, सेल से अगर लेस है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो लिविंग उसको हम नहीं बोल सकते या वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा तभी इंडिपेंडेंट होगा, अगर उससे कम कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर उसमें मिसिंग है जो कि उसको सेल के फॉर्म में कैटेगराइज कर रही है, तो फिर वो क्या होगा, वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं वायरस का, वायरस में क्या है, वायरस में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल का जैसा कोई स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता वायरस में ना, तो हम उसको लिविंग नहीं मानते और उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक मानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है किसी अपने होस्ट पे। जब वो होस्ट में जाएगा तो वो रिप्रोडक्शन करेगा, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, एक ही फीचर शो कर रहा है लिविंग वाला, बाकी कोई और लिविंग वाला फीचर शो नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक है। तो अगर सेल से कम कोई चीज़ है तो उसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकते। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिव सेल, ठीक है, एंड सबसे पहले लिविंग सेल की, हाँ, सबसे पहले जो है सेल की डिस्कवरी किसने की थी, बहुत आता है ये चीज़ एग्जाम में कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जब भी बात है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी ना वो डेड सेल थी, ठीक है, कॉर्क में उन्होंने देखा था, तो वो डेड सेल देखी थी, तो डेड सेल की डिस्कवरी नहीं की थी रॉबर्ट हुक ने, सेल की जो डिस्कवरी की, लेकिन वो डेड सेल्स, लिविंग सेल्स नहीं थी, वो डेड सेल थी, तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको कहा जाता है, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने की और तो डिस्क्राइब अ लिव सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन, ठीक है, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह फिर बने, ठीक है, इससे स्ट्रक्चर डिटेल हमें देखने को मिलती है सेल की। तो जब उस टाइम पे बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप होते थे, सेल वगैरह की तो डिस्कवरी हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ तब तक बहुत ज़्यादा उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल वगैरह हम लोग नहीं खोज पाए। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, बहुत सारी चीज़ें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तो हमने डिस्कवरी की, हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये सब की चीज़ की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया ट्रेंड में तो फिर डिस्कवरी हुई राइबोसोम की, ठीक है। तो राइबोसोम बहुत, इसको बोलते हैं सेल इंक्लूजन, वो सेल ऑर्गेनल नहीं होता, राइबोसोम क्या होता है, सेल इंक्लूजन होता है, तो उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम के ऊपर, तो सेल इंक्लूजन हम लोग बोल देते हैं। और ये राइबोसोम हमें देखने को मिलता है सेल में, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसकी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ना। तो फादर ऑफ, अगर आपको बोलेगा कि माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी, ठीक है।
इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सेल थ्योरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, इससे स्ट्रक्चर डिटेल हमें देखने को मिलती है। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट सबसे पहले नाम आता है 1838 में मैथियास श्लेडन का, ठीक है, मैथ्यू स्लेडन भी जिसको बोलते हैं, और श्वान, थियोडोर श्वान, ठीक है, मैथ्यू स्लेडन और थियोडोर श्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है सेल थ्योरी प्रपोज की थी। अब सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी क्या है, तो 1838 में मैथ्यू स्लेडन, ये जर्मन बॉटनिस्ट, ये भी याद रखना होगा कि ये कहाँ के हैं साइंटिस्ट का आपको प्रोफेशन और उसका क्या कहते हैं, जो उसकी जिस सिटी से वो बिलोंग करता है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, तो उसकी नेटिव कंट्री भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। मैथ्यू स्लेडन क्या थे, 1838 में इनकी बर्थ हुई और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे इनकी स्टडी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह पे इनकी स्टडी है। दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से बने हुए हैं, ठीक है, और जो कि क्या कर रही हैं, टिश्यू बना रही हैं, प्लांट का टिश्यू बना रही है सेल्स। तो ये जो है जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथ्यू स्लेडन, और इन्होंने प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, और वो सेल्स क्या कर रही हैं, वो सेल्स जो है मिल मिल के टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। तो प्लांट में जैसे सेल भी देखने को मिल रही है और टिश्यू भी। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, इसी टाइम पे थियोडोर श्वान जो थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट ये भी है, ये जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। वो क्या थे, वो बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, और श्वान क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं। यहाँ पे जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट दिया हुआ है, हालांकि श्वान का अलग दिया रहता है, इनका नेटिव प्लेस कहीं कहीं पे फ्रांस वगैरह भी शायद दिया रहता है। इनकी बात हुई, और ये जर्मन बॉटनिस्ट है। और आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट होता है वहाँ पर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो कि तो क्या कर रही है, टिश्यू बना रही है, प्लांट का टिश्यू बना रही है सेल्स। तो ये जो है जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथ्यू स्लेडन, और इन्होंने प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, और वो सेल्स क्या कर रही हैं, वो सेल्स जो है मिल मिल के टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। तो प्लांट में जैसे सेल भी देखने को मिल रही है और टिश्यू भी। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, इसी टाइम पे थियोडोर श्वान जो थे, ठीक है, साइंटिस्ट ये भी है, जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। वो क्या थे, वो नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं श्वान क्या जर्मन जूलॉजिस्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं। यहाँ पे जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट दिया हुआ है, हालांकि श्वान का अलग दिया रहता है, इनका नेटिव प्लेस कहीं कहीं पे फ्रांस वगैरह भी शायद दिया रहता है। और आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट होता है वहाँ पर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल्स की स्टडी की, ठीक है। और थिन आउटर लेयर, इन्होंने क्या बताया कि क्या एनिमल सेल्स जो होती हैं इनमें थिन आउटर लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। आजकल अब इसका नाम क्या पड़ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले उन्होंने क्या बताया, जर्मन जूलॉजिस्ट स्वान ने, कि यहाँ पे एनिमल सेल में थिन आउटर लेयर मिलती है, और इसको हम लोग बोलते हैं अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसके बारे में, सेल के बारे में इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन दिया, और कंक्लूजन चीज़ें और भी बताई कि प्लांट टिश्यू जो होता है इसमें सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है, और ये यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर जो सेल वॉल होती है, किसने बताया था, श्वान ने बताया था, ठीक। एक तो इन्होंने बताया कि सेल के चारों ओर एक थिन आउटर लेयर है, ठीक है, और दूसरा ये बताया कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। तो ये दो बातें श्वान ने बताई। इसके अलावा इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, बॉडीज ऑफ एनिमल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है।
कि जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी कैसे बनी है, प्लांट सेल से, ठीक है। प्लांट सेल से उसकी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, उसकी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है, ठीक है। सेल के प्रोडक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो कुछ भी सेल से बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, लिपिड बन रहा है, जो कुछ भी सेल से बन रहा है तो उससे भी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बातें श्वान और स्लेडन ने सेपरेटली बताई थी। स्लेडन ने क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल्स या टिश्यू में देखने को मिलेगा, जैसे प्लांट वगैरह हैं। तो श्वान ने बताया कि सेल के चारों ओर थिन आउटर लेयर होती है, और इसके अलावा प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर उसकी सेल वॉल है, और एनिमल और प्लांट में सेल जो बॉडी होती है एनिमल और प्लांट की सेल से बनी होती है या सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। स्लेडन और स्वान ने फिर सेल थ्योरी बनाई। इन सब कंक्लूजन के बेसिस में साथ में क्या बनाई, सेल थ्योरी बनाई। इसके अलावा उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, बॉडीज ऑफ एनिमल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कि जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी कैसे बनी है, प्लांट सेल से, ठीक है। प्लांट सेल से उसकी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, उसकी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। तो इन्होंने जिसमें इन्वॉल्व होते हैं सेल थ्योरी बनाई। प्रोटीन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, एक मिनट बस, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, लिपिड बन रहा है, जो भी सेल से बन रहा है तो इससे भी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बातें स्वान और स्लेडन ने सेपरेटली बताई थी। स्लेडन ने क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल्स या टिश्यू में देखने को मिलेगा, जैसे प्लांट वगैरह हैं। स्वान ने बताया कि सेल के चारों ओर थिन आउटर लेयर होती है, और इसके अलावा प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर उसकी सेल वॉल है, और एनिमल और प्लांट में सेल जो बॉडी होती है एनिमल और प्लांट की सेल से बनी होती है या सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। स्लेडन और स्वान ने फिर सेल थ्योरी बनाई। इन सब कंक्लूजन के बेसिस में साथ में क्या बनाई, सेल थ्योरी बनाई। तो इन्होंने जो थ्योरी बनाई थी सेल थ्योरी, ठीक है, स्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी बनाई, और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, एक मिनट चेक कर मेरा। तो इन्होंने सेल थ्योरी बनाई, ठीक है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, रुडोल्फ विर्चो 1855। अच्छा, इन्होंने जो है स्लेडन और श्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी तो इन्होंने बताया कि सेल जो होती है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है सेल की। लेकिन जो रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो एक जो साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो, तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, इनको थोड़ा करेक्ट किया, ठीक है। स्लेडन और स्वान ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल्स किस तरह से फॉर्म होती हैं ना। स्लेडन और स्वान ने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि नई सेल्स जो होती है वो किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल्स कैसे बनती हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ये एक साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो जो है ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया कि नई सेल जो है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है 1855 में, ठीक है। ये ईयर क्या है रुडोल्फ विर्चो का, 1855 है। इस ईयर में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल होती है नई सेल वो कैसे बनती है। दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने, ये आपको याद रखना है कि करेक्शन किसने किया था सेल थ्योरी में, तो रुडोल्फ विर्चो थे जिन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया सेल थ्योरी में, और ये बताया कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती हैं। यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज़ किया ओमनीसेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है, जो इन्होंने यूज़ किया, एक लैटिन वर्ड है, सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, कि ओमनीसेलुला ई सेलुला, यानी ओमनिस का मतलब न्यू सेल, ओमनिस का मतलब ओल्ड सेल, और ई सेल मतलब न्यू सेल। तो जो नई सेल्स हैं वो जो पुरानी सेल नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये आपको याद रखना है कि नई, इन्होंने क्या बताया कि जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, ठीक। नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया कि नई सेल जो है इसका फॉर्मेशन। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। फिर इन्होंने क्या किया कि फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो स्लेडन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया,
और 2 यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे बने हैं, सेल से या सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जितनी भी सेल होती हैं तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ये बातें बताई कि जितनी भी नई सेल्स होती हैं वो जो पुरानी सेल्स नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं, न्यू सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि नई, इन्होंने क्या बताया कि जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, ठीक। और और ये 2 चीज़ें इन्होंने बताई सेल थ्योरी के बारे में। फिर इन्होंने क्या किया कि फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी, कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये किससे बने, सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने, और जितनी भी सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, ठीक। तो ये सेल थ्योरी कुछ पॉइंट थे। सेल थ्योरी में क्या क्या बताया, 1838 में मैथ्यूस श्लेडन, ठीक है, जर्मन, और थियोडोर स्वान, 2 साइंटिस्ट से सेपरेटली इन्होंने कुछ बातें बताई। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो जो है ये साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि नई सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनीसेलुलर ई सेलुलर से बनती हैं। और इसमें 2 जो है इन्होंने बताए, ठीक है, पॉइंट बताए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और तो सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है, इससे बने हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो भी सेल्स हैं ये किससे बनी है, पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई हैं। और ये 2 चीज़ें इन्होंने बताई सेल थ्योरी के बारे में। कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये किससे बने, सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है, सेल के ओवरव्यू के बारे में। तो ये सेल का ओवरव्यू क्या है, मतलब सेल के बारे में कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन। ये देखिए डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सेल्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अलग अलग टाइप की सेल बनी है। आरबीसी बनी हुई है, ठीक है, राउंड एंड बाइकॉनकेव है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, अमीबॉइड सेल्स ये बनी हुई हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की सेल्स दी हैं, ब्लड की सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ना। और नर्व सेल्स यहाँ पे दी है, ये क्या है, ये नर्व सेल, नर्व टिश्यू जो होता है, नर्वस सिस्टम, तो उसकी जो यूनिट होती है नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, तो वो बनी हुई है। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल, यानी सेल डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जो भी हमारी बॉडी में सेल है ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो कॉलमनर एपिथेलियम सेल भी बनी हुई है। ट्रेचीड यहाँ पे इलोंगेटेड, ठीक है, लंबे लंबे ट्रेचीड, मिडोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल शेप के, तो ये सेल्स भी बनी हुई है। तो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि सेल्स जो है ये डिफरेंट टाइप की होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। सेल जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की होती हैं। और इसमें जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आरबीसी, यहाँ पे अगर आप देखें इसका शेप राउंड है, बाइकॉनकेव है, ठीक है, दोनों साइड पे ये डिप्रेशन इसमें देखने को मिलता है, तो राउंड और बाइकॉनकेव है। वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे अमीबा के शेप में देखने को मिलेंगी। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। अच्छा, ये अमीबॉइड क्यों बोलते हैं, अमीबॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनका शेप इरेगुलर होता है, तो इसको अमीबॉइड हम लोग बोल देते हैं। और इसमें लोकोमोशन जो होता है ना, वो अमीबा के लाइक लोकोमोशन होता है, ठीक है, मूवमेंट जो होता है अमीबा के जैसे होता है, तो इसलिए इसको हम लोग अमीबॉइड सेल्स बोल देते हैं, अमीबा के जैसे ये दिखती हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, ये लंबी और नैरो इस तरह से दिखेंगी। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लंबी लंबी और पतली पतली सी, ठीक है। नर्व सेल्स है ब्रांच एंड लॉन्ग, ब्रांच इस तरह की नेटवर्क टाइप की दिख सकती है। और ट्रेचीड्स इलोंगेटेड, ये जाइलम वेसल, जाइलम फ्लोएम में को देखने को मिलेंगे, जाइलम फ्लोएम में। मीजोफिल सेल्स राउंड और ओवल शेप की होती हैं, ठीक है, अंडे के जैसे, एग के लाइक, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, राउंड एंड ओवल मीजोफिल सेल्स होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की सेल्स हमको देखने को मिलती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे इसका ओवरव्यू अगर हम लोग देखें क्या क्या चीज़ है सेल में, तो सेल का जब स्टडी की जाती है तो अनियन पील वगैरह जो होता है, या ह्यूमन चिक, गाल का जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, तो इसको काट के, ठीक है, प्याज को छिल के उसका जो छिलके से, या ह्यूमन चिक को गाल वगैरह को काट के उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी की जाती है, ठीक है। अनियन सेल जो होती है टिपिकल प्लांट सेल में हमको देखने को मिलती है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल इसकी है, ठीक है, तो ये हमको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी और इसकी डिस्टिंक्ट सेल वॉल देखने को मिलती है। और
boundary and just within its cell membrane the cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन चीक का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, सेल कभी भी हम लोग देखेंगे तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये डेंस स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में जनरली होता है मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, मेम्ब्रेन के जैसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इस पर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो मेम्ब्रेन इसके ऊपर देखने को मिलती है। दिस न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है और इसमें जेनेटिक मटेरियल या डीएनए देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल्स दैट हैव, अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग सेल बनाएं, सेल बना दें, सेंटर में न्यूक्लियस इसका बना दें, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में होता है। न्यूक्लियस किस में होता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, मतलब न्यूक्लियस के जैसा एक रीजन होता है। तो यूकैरियोटिक सेल जो उसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है इसमें हमें क्रोमैटिन नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डायरेक्ट हम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं देख सकते। ठीक है, जब सेल डिवीजन होगा तभी उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। नॉर्मली हमको न्यूक्लियस में क्रोमैटिन स्ट्रक्चर यानी एक धागे का जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इस तरह का। ठीक है, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी हमारी स्किन का कलर, हमारी हाइट, ठीक है, हमारा जो है जेंडर, मेल या फीमेल, सब कुछ इसके अंदर इसमें होता है। इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो स्टोर रहती है क्रोमैटिन नेटवर्क के अंदर, जिसको हम लोग लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, ठीक है, ये सब इसी क्रोमैटिन नेटवर्क में होता है। इसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस जो होता है ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक, न्यूक्लियस में जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग सेल बनाए, इसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्रोमोसोम इसके अंदर जब डिवीजन होगा तो उस टाइम पे क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। तो उस टाइम पे ये डंबल शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, डंबल के जैसे क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाते हैं और डंबल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ठीक है, अब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिन सेल्स में, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, जिन सेल्स में हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी हमारे न्यूक्लियस के चारों मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और इसमें सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं। यहाँ पे एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का जो है डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं और न्यूक्लियस के चारों मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक, जबकि हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, अच्छा यूकैरियोटिक के एग्जांपल क्या होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, फंगस होते हैं, ये सब जितने भी हैं ये सब यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल। अमीबा वगैरह हो गया ना, तो जो भी प्रोटोजोआ है ये सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। इसके अलावा एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, खाली न्यूक्लियोइड होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है। अब वो जो न्यूक्लियोइड है ना, न्यूक्लियोइड, तो उसमें क्या होगा कि एक रीजन होता है, सेल में एक रीजन होता है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल में एक रीजन है ना जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। कहाँ बनाएं, स्पेस हो तो बना देते हैं। सेल में एक जगह है, ठीक है, सेल में एक जगह जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सॉरी क्रोमैटिन या डीएनए वगैरह ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना। कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, कोई पार्टीशन इस तरह का कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होगी। जैसे हमने ऊपर बनाई थी ऐसे गोल गोल मेम्ब्रेन बना दी थी, तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन को कट कर दे रहा है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, इसलिए हम लोग कह देते हैं पास न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट होते हैं, ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें एब्सेंट रहती हैं, सेल ऑर्गेनल जो है। ठीक, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल के वॉल्यूम बनाता है। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है साइटोप्लाज्म, ये देखने को मिलेगा और सेल का ये वॉल्यूम बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, वॉल्यूम ऑफ द सेल जो बना रहा है यानी साइटोप्लाज्म है।
साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। अब साइटोप्लाज्म में क्या होती है, सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेलुलर एक्टिविटीज होती है प्लांट और एनिमल सेल्स में। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन नहीं होगी मेम्ब्रेन को, और इसकी वजह से ये सेल जो होते हैं लिविंग स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो लिविंग स्टेट में देखने को मिलते हैं सेलुलर एक्टिविटी वजह से। ठीक, तो बीच बीच में चेक करना पड़ता है ना। और इसमें क्या है, तो लिविंग स्टेट में ये देखने को मिलते हैं हमको। अब इसके बाद बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है इसमें ऑर्गेनेल में, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ऑर्गेनेल बोलते हैं। और ये हमें देखने को जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक, क्या क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक सेल के जैसे है, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। अब इसमें न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेल्स हैं, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिल रहा है, यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल रहा है और लाइसोसोम भी देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइक्रोबॉडीज भी है, वैक्यूल्स भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हमें राइबोसोम वगैरह देखने को मिलेगा, सेल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हमें सेल ऑर्गेनल सारे देखने को मिलेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। ठीक है, ये याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी आपको ऐसा ऑर्गेनल नहीं देखने को मिलेगा जिसमें मेम्ब्रेन हो, इसीलिए न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, उसमें न्यूक्लियाइड होता है। तो अच्छा, आप लोग अगर वीडियो देखना है तो इस सेशन को, लाइव सेशन को देखना है तो अपने जो भी आपके क्वेरी या डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। हम लोग बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम पे ना, सेल इंक्लूजन भी इसीलिए बोल देते हैं। ठीक है, राइबोसोम को हम लोग सेल ऑर्गेनल नहीं बोलते क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल इंक्लूजन बोल देते हैं। और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक में भी होती है, प्रोकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक में ये होती है 70s टाइप की होती है। 70s का मतलब, एस मतलब होता है सिडबर्ग यूनिट, एस मतलब क्या होता है, सिडबर्ग। तो 70s जिसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 70s ना, 70s। तो 70s ये प्रोकैरियोटिक में इस तरह की होती है। ठीक है, 70s टाइप की होती है प्रोकैरियोटिक में। अब ये 70s का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि इसका जो सिडबर्ग यूनिट एक बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिडबर्ग, यानी ये कितना हैवी है ना। तो 70s का मतलब ये थोड़ा लाइट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, उतना भी भारी नहीं है। यूकैरियोटिक दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, एस भी होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें 80s टाइप का होता है राइबोसोम। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, कि प्रोकैरियोट में 70s और यूकैरियोट में 80s टाइप का होता है राइबोसोम ना। अब इसके अलावा राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसमें प्रोटीन बनता है। राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो हमें राइबोसोम वगैरह जो है ये क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन जगहों पे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा डीएनए भी जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में भी हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। ह्यूमन एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें राइबोसोम देखने को मिलता है। इसके अलावा डीएनए भी हमें क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं, या सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनल जो है, सेल्फ डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल भी बोल देते हैं। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो अपने से अपने प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने से अपना प्रोटीन बनाता है, उसके अंदर खुद का डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं। ठीक, और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में हेल्प हो। और साथ ही हमारा 1 शॉट क्लास 12 का भी चल रहा है लेक्चर्स। ठीक है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे सेंट्रोसोम, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलती, और ये सेल डिवीजन में, इसका रोल किसमें होता है, सेल डिवीजन में, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये याद रखना है कि एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, और सेंट्रोसोम पे हमें
मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। और ये सेंट्रोसोम किस चीज़ में हेल्प आता है, सेल डिवीजन में। अक्सर लोग को डाउट होता है ये सेंट्रोसोम से रिलेटेड, ठीक है। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेल्स के बारे में कि सेल्स में साइज, शेप और एक्टिविटीज़, ठीक है, ये किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो सेल जो होता है ना उसमें साइज भी अलग होता है, उसका शेप अलग अलग सेल्स हैं तो उनके साइज अलग अलग होंगे, शेप अलग अलग होंगे, उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग होंगी, ठीक। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल है। और इसका लेंथ अगर हम लोग बात करें तो 0.3 माइक्रोन का होता है, ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी साइज कितनी है, 0.3 माइक्रोन की दी हुई है ना। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है इसकी साइज कितनी है, 0.3 माइक्रोन की इसकी दे रखी है, बस। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे सेंट्रोसोम, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलती। और ये सेल डिवीजन, इसका रोल किसमें होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी सेल है, 0.3 माइक्रोन की इसमें लेंथ है। और अच्छा, माइकोप्लाज्मा को हम लोग एक और चीज़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, ठीक है, जोकर ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसका शेप वेरिएबल होता है। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटी सेल है, इसका शेप वेरिएबल होता है, तो इसको माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। और बैक्टीरिया जो होता है 3 to 5 माइक्रोन का, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की साइज भी यहाँ पे गिवन है कि बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, 3 to 5 माइक्रोन की होती है। और सबसे बड़ी आइसोलेटेड सेल जो होती है ऑस्ट्रिच का एग, ये सबसे बड़ी आइसोलेटेड सेल होती है ना। आप लोग जानते हो बहुत छोटे पे चीज़ पढ़ाई जाती है जीके में भी कि आइसोलेटेड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या होती है, तो वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात की, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो इसका आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, और साथ ही सबसे छोटी सेल ना, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ठीक है, ये आप लोग आंसर करेंगे। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल कौन कौन सी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, 7.0 माइक्रोन डाया इसका होता है, ठीक है, 7.0 माइक्रोन का डाया। तो ह्यूमन आरबीसी में 7.0 माइक्रोन का डाया है। नर्व सेल्स जो होती है ये लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, नर्व सेल्स क्या होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल में डिफरेंस है, ठीक है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबी, लेंथ वाइज सबसे लंबी कौन सी है, तो लेंथ में सबसे लंबी होती है नर्व सेल, ठीक है। लेंथ में सबसे लंबी क्या होती है, नर्व सेल होती है, वो सबसे लंबी होती है। और सबसे बड़ी सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल की, तो वो क्या होती है, एग होता है, ओवम, ठीक है, ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है। और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो स्पर्म होता है, ठीक है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल की हम लोग बात करेंगे तो वो स्पर्म होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सबसे छोटी सेल क्या होती है, स्पर्म, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्पर्म होती है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर इसमें इनका शेप जो है वेरी करता है, ठीक है। शेप किस तरह से वेरी कर रहा है, डिस्क लाइक होती हैं, ठीक है, कुछ डिस्क लाइक पॉलीगोनल हो, जैसे डिस्क की बात करें तो हम लोग आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो डिस्क जैसी होती हैं। पॉलीगोनल कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, और कुछ कॉलमनर होती हैं, कुछ क्यूबॉइड होती हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सेल में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में कॉलमनर सेल, किडनी वगैरह में क्यूबॉइडल सेल, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जगह पे अलग अलग टाइप की हमको सेल देखने को मिलती है। थ्रेड लाइक भी होती है, इरेगुलर भी हो सकती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अलग अलग तरह से जो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है उस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाइड होता है। तो ये हमने सेल के बारे में देखा। सेल जो होती है उसके अंदर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लुवेनहॉफ ने की थी, और सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद जो इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस है। सेल ऑर्गेनल किस तरह के होते हैं, ये हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल जो है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, सिर्फ इसमें राइबोसोम वगैरह देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। सेल के अंदर जो जो कंपोनेंट है ना, इसको हम लोग सेल ऑर्गेनल बोल रहे हैं ना, जिसमें मेम्ब्रेन होती है तो उसको हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह की मेम्ब्रेन नहीं देखने को, सेल ऑर्गेनल में प्रोकैरियोटिक जो सेल ऑर्गेनल वो होते हैं, ठीक है, उसमें जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल तो होता है नहीं, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हमको नहीं देखने को मिलते। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सेल इंक्लूजन होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो
वहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे राइबोसोम जो होता है तो प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी। राइबोसोम क्या होता है? सेल इंक्लूजन है, एक पार्टिकल है ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है, ठीक। और सबसे पहले इसके बाद जो इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है और न्यूक्लियस है। सेल इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, सिर्फ इसमें राइबोसोम वगैरह देखने को मिलता है। इसके बाद का जो टॉपिक है सेल में प्रोकैरियोटिक सेल वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कवर करेंगे। और थोड़ी सी और इसको रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी। तो राइबोसोम जो है ना, प्रोकैरियोट में 70s टाइप का होता है, यूकैरियोट में 80s टाइप का होता है। तो अलग अलग राइबोसोम है, प्रोकैरियोट में 70s है, यूकैरियोट में 80s है, ये याद रखना आपको। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, इन सब में हमें राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम भी हमें देखने को मिलता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता। एनिमल सेल में हमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम किस में डिवीजन हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। सेल जो होते हैं सेल साइज और एक्टिविटीज़ अलग अलग इनकी हो सकती हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, 0.3 माइक्रोन की लेंथ होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक लगा देते हैं, ठीक है, आई लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटी सेल है, 0.3 माइक्रोन इसकी लेंथ है। और जो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है ये 3.5 माइक्रोन का होता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या साइज की 3 to 5 माइक्रोन की है। सबसे बड़ी आइसोलेटेड सेल है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ऑस्ट्रिच जो होता है ना, ऑस्ट्रिच का जो एग हम लोग देखते हैं अंडा ऑस्ट्रिच का, तो वो एक आइसोलेटेड सेल होती है, ठीक है, वो पूरी एक सेल है, वो एग जो है। तो अगर हम लोग को बड़ी सेल कोई देखनी हो कि सेल कैसी होती है, तो कोई एग का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हैन का एग भी देख सकते हैं, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं होता ना। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो थोड़ा सबसे बड़ा एग माना जाता है, सबसे बड़ी सेल मानी जाती है आइसोलेटेड, उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। फिर यहाँ पे हमने देखा लार्जेस्ट सेल कौन सी है? एग है, ठीक है, ओवम जिसको बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लंबाई में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो नर्व सेल है, ठीक है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल, तो वो स्पर्म है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।